Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Kumar Prajapati. And today we are going to discuss about class 9th NCERT Science. तो बच्चों आपका साइंस का बायो का पार्ट जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड जो भी चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हो, मैं सबका क्वेश्चन आंसर भी आपसे सामने डिस्क्राइब करूँगा और आप बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और क्वेश्चन और आंसर नोट करिए अपनी नोटबुक में और उसको लर्न करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिय बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, यानी आप देख सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो आप समझ सकते हैं आंसर इसका कि सेल वर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय एन इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल को डिस्कवर किया। ही यूज्ड अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल इन ए कार्क स्लाइस। तो उन्होंने एक क्या किया, प्रिमिटिव अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उन्होंने एक पतली स्लाइस के माध्यम से उन्होंने इसको कोशिका को देखा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम है कि कोशिका की व्हाट इज सेल, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो मालूम है, लेकिन अब उससे भी प्रश्न बनते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इससे क्या रिलेशन है। तो भाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल से संबंधित बातें आपको बतानी थी कि जो कोशिका की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है। आइए देखिए, सेल कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है कि चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन। एक कोशिका एक जीवन की छोटी इकाई होती है और उसमें जीवन के सारे क्रियाकलाप होते हैं। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। भाई कोशिका क्या है, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ, यानी जीवन की क्या है, एक इकाई होती है। दिस इज रीजन वाई सेल्स आर रिफर्ड टू एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही कारण है कि यह कोशिका जो है बेसिक रूप से या आधारीय रूप से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीवन की इकाई को प्रदर्शित करती है। ऑल सेल्स वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटी दे परफॉर्म। जितनी भी सभी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं का शेप, साइज और एक्टिविटी, ठीक है ना, सारे क्रियाकलाप को ये क्या हैं, परफॉर्म करती हैं। इन फैक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे प्लेटफॉर्म। तो वास्तव में अगर देखा जाए
कि शेप और साइज जो कोशिका के संबंधित होती हैं वह एक स्पेशल यानी विशेष कार्य को करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस भी करना है आपको, तो ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा वाटर जैसे सब्सटेंस या पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर और बाहर जाते हैं ना। वाटर मूव इन एंड आउट, अंदर और बाहर कोशिका से कैसे जाते हैं, इस पे डिस्कस करना है। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड रेगुलेटेज द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो आप जानते हैं कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है सेल की सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका के अंदर कौन से सब्सटेंस अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा कोशिका से, उसका नियमन करती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मूवमेंट्स ऑफ CO2 की बात करते हैं। तो CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कब होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन के समय, कोशिकीय श्वसन के समय। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, इसलिए इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो इसलिए आप समझ सकते हैं जब कंसंट्रेशन क्या होता है, कोशिका के अंदर हाई होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, तो दिस CO2 मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, और फिर उस समय कार्बन डाइऑक्साइड सेल से क्या होती, बाहर निकल जाती है। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल। क्यों बाहर निकल जाती है, क्योंकि कोशिका से बाहर का जो इन्वायरमेंटल कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम होता है, इसलिए वो क्या होती है, इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एक सेल के अंदर से। देयरफॉर, इसलिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, भाई इसलिए आप कह सकते हैं कि विसरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल टूवर्ड ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। तो डिफ्यूजन का मतलब आप समझिएगा कि जब कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर या सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हाई होगा तो इन्वायरमेंट के बाहर का कंसंट्रेशन लो होगा। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना कि डिफ्यूजन के माध्यम से गैसों का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हाई है और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, कम है, इसलिए सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में डिफ्यूज हो जाती है। सिमिलरली ऑक्सीजन इंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल इज लो कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स। आप समझ सकते हैं इस तरह से आप ऑक्सीजन जब इंटर करती है सेल के अंदर तो यह भी एक प्रक्रिया किसके माध्यम से क्या होती है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर प्रवेश करती है तो सेल इज लो एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, क्योंकि उसके चारों ओर का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है, और सेल में जब इंटर करती है तो वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मूव कर जाते हैं। अब यहीं पे आप देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर, भाई वाटर का मूवमेंट्स कैसे हो रहा है,
तो वाटर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वाटर क्या है, वाटर मूव कर रहे हैं किस रीजन से, ऐसे क्षेत्र से जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपको मालूम चल गया है कि चाहे सेल मेम्ब्रेन हो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, वो क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। और इस तरह से जो जल में गति हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ऑस्मोसिस के माध्यम से नाम से जानते हैं। हाउएवर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वाटर की जो गति होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर क्या होती है, प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद में उस पदार्थों से जा कर के डिजॉल्व हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपको ये बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो ये तो आपको मालूम हो गया, अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी दिया था। क्योंकि ये कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ सेल के अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ सेल से बाहर आएगा। ठीक है ना, ये निश्चित करती है। द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इज रेगुलेटेज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसलिए होती है कि कौन सा सब्सटेंस कोशिका के अंदर जाएगा, कौन सा सब्सटेंस कोशिका के बाहर जाएगा। ठीक है ना, उसका ये नियमन करती है। दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंस एंड प्रिवेंट्स द मूवमेंट्स ऑफ सम अदर मटेरियल्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये निश्चित करती है कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ या कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा और कौन से पदार्थ को सेल के अंदर जाने से रोकना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि फिल इन द पेज गैप्स द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आप समझ सकते हैं कि निम्नलिखित तालिका में ऐसे रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिकाओं में क्या किया जा सके, अंतर किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, अंतर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके आंसर में भाई प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होगी तो जनरली कितना होगी, 1 to 10 मिली माइक्रोन होगी। और वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात होगी तो यूकैरियोटिक सेल की साइज़ क्या होगी, 5 to 100 मिली माइक्रोन होगी। न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट्स होती है। ठीक है, क्रोमोजोम सिंगल होता है लेकिन मोर देन 1 क्रोमोजोम्स होते हैं यूकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन इसमें क्या होती है, प्रेजेंट्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब क्या हैं, ये सभी सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। क्या आप ऐसे 2 अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है ना, देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, इसमें अपना आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल होता है। समझ गए, ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए जिसमें क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल होता है।
तो सबसे पहले आंसर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द टू ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर टू जेनेटिक मटेरियल। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें आप बहुत आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। दो सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स या कभी क्लोरोप्लास्ट भी, ठीक है ना, इसी का पार्ट है। तो बोथ ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए और राइबोसोम ये दोनों जो है किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस दैट विल हैपन। तो ध्यान दीजिए कि यदि किसी कोशिका का संगठन, ठीक है ना, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड, यदि कोई किसी कोशिका का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रभाव के कारण क्या रिस्पांस मिलेगा, व्हाट विल हैपन। तो ये तो आपको मालूम ही चल ही गया होगा कि रिस्पांस क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो मालूम है, विच इज कैपेबल ऑल लिविंग फंक्शन, सारे जीवित जैविक क्रियाकलाप एक सेल में होते हैं। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, और यदि कोशिका के संगठन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसका फिजिकल एंड केमिकल जो इन्फ्लुएंस होता है क्या होगा, देन द एबिलिटी टू द सेल ऑफ परफॉर्म ऑल लिविंग फंक्शन सच एज रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा वुड बी अफेक्टेड। तो भैया उसमें जितने भी लिविंग फंक्शन हो रहे थे, जैविक क्रियाएं, वो सब क्या होंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। मतलब आप समझ सकते हैं कोशिका की डेड हो जाएगी, ठीक है। व्हाट आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। तो अब आप समझ सकते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। अब देखो इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखो फिर, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो भैया लाइसोसोम एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल टू ब्रेकिंग डाउन एनी फॉरेन फूड पार्टिकल्स आर माइक्रोब्स एंटरिंग द सेल। तो आप समझ गए होंगे कि ये एंजाइम में इतनी योग्यता होती है कि ब्रेकिंग डाउन द फॉरेन फूड पार्टिकल, जो बाहर से आए हुए जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और माइक्रोब्स एंटरिंग द सेल, उनको क्या करती है, ये सब डाइजेस्ट कर देती, तोड़ देती है, ठीक है। सम टाइम लाइसोसोम कैन कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल बाय रिलीजिंग दीज डाइजेस्टिव एंजाइम विथ इन द सेल। तो आप समझ गए होंगे कि लाइसोसोम कैन कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल बाय रिलीजिंग दीज डाइजेस्टिव एंजाइम विथ इन द सेल। और लाइसोसोम अगर किसी समय सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाए या अचानक फट जाए तो उससे डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे ना। तो क्या होगा कि हेंस दे आर आल्सो ए सुसाइडल बैग, तो वो अन्न उसके आसपास की कोशिकाएं डेड हो जाएंगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग से कहते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा राइबोसोम में होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, राइबोसोम आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम एक ऐसा स्थल है जहाँ पे प्रोटीन्स का संश्लेषण किया जाता है। राइबोसोम आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड आइदर इन ए फ्री स्टेट सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म अटैच टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो आप समझ गए होंगे कि राइबोसोम बहुत छोटे छोटे ऐसे संरचना होती हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हैं, सस्पेंडेड होते हैं, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी होते हैं। ठीक है, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। किससे मिलके बने होते हैं ये? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो ये तो रहे आपके एनसीईआरटी के टेस्ट क्वेश्चन। प्रिय बच्चों, कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप कमेंट करिए, लाइक शेयर आप अवश्य करिए। ठीक है, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।